बिलीव्स फॉर सिंगल इन, और हम उसी के लिए आपको ट्रेन करते हैं। आएंगे कुछ ऐसे एक दो रिएक्शंस जिसमें हम डबल बॉन्ड मतलब डाइन और ट्राइन की भी बात करेंगे, but majorly alkenes. So the general formula for it is two hydrogens less than alkanes because of one double bond. So alkanes is CnH2n plus 2. This is CnH2n, only H2n. So this is alkenes. If we write the nomenclature, we have to use the word "ene" there. So if you have 4 carbons, 1 double bond, it becomes bute. And since there is a double bond, we'll write butene. Now for alkanes, क्योंकि सब में ही सिंगल बॉन्ड था तो हम ब्यूट 1 एन ब्यूट 2 एन नहीं लिखते हैं क्योंकि वो सिमिलर होता है। बट एल्कीन्स में अगर आपका डबल बॉन्ड टर्मिनल पे है, नहीं है, कहीं और है, इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड दैट यू राइट द नंबर। सपोज टर्मिनल पे भी है तो हम ब्यूटीन लिख देते हैं, ब्यूट 1 इन लिखेंगे तो बेटर है। ऐसे अगर बीच में कहीं है, 2 पर है या 3 पर है, सो यू विल राइट ब्यूट 2 इन ब्यूट 3 इन, बिकॉज the other person might not know कि आपने डबल बॉन्ड कहाँ लगाया है। So keeping that point in mind, जब हम nomenclate करते हैं तो हम उसकी पोजीशन को बताते हैं। ये एक सिंपल रूल है जो हम फंक्शनल ग्रुप में भी देख रहे थे, कर रहे थे, and here also we are doing the same. The next thing that we are going to do here is isomerism, which we also did in alkanes. In alkanes, we had simple isomers like N-alkane, isoalkane, neoalkane, tert alkane, secondary alkane. We have got all these isomers. एक तरीका और था कि हमने उसे आइसोमराइजेशन मिक्सचर में डाल दिया एंड ऑटोमेटिकली हमें लेयर्स मिल गई जितने भी आइसोमर्स उस पर्टिकुलर कंपाउंड के हैं। एल्कीन्स में भी फिर हमें आइसोमर्स देखने पड़ेंगे। अब एल्कीन्स में जो आइसोमर्स होते हैं वो दोनों कैटेगरीज हमें दिखाते हैं एज स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल। इफ यू रिमेंबर, हमने स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पिछले वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर में किया था। आई टोल्ड यू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मीन्स वेयर द स्ट्रक्चर इज चेंजिंग. So you can have a change in change, so it becomes chain isomerism. You can have a change in functional group, so it becomes functional group isomerism. You can have a change in position, so it becomes position isomerism. तो ये सब चीजें हमने जो वहां पर की थी, अब उसका एप्लीकेशन यहाँ पर आ रहा है। तो एल्केन्स सिंपल कंपाउंड्स थे तो उन्होंने मेजरली आपको चेन आइसोमेरिज्म दिखाया। पोजीशन की तो वहां कोई बात हो नहीं सकती क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, तो पोजीशन क्या चेंज होगा? एल्केन्स है, फंक्शनल ग्रुप के बिना हम बात कर रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। सो इट वाज यूजुअली शोइंग यू द चेन आइसोमेरिज्म वेयर यू नो द चेन वाज चेंजिंग, एक पूरी स्ट्रेट लाइन हो गई, प्लस बन गया, यू शेप बन गया, अलग अलग फॉर्म से हम उसका आइसोमेरिज्म दिखा रहे थे। बट अभी एल्कीन्स में क्योंकि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है। डबल बॉन्ड मेन चेन में है, नहीं है, साइड में है, बाहर है, ये सब उसकी आइसोमेरिज्म पे डिपेंड करता है। So the first category of the isomerism in alkanes is structural isomerism, where it majorly shows you two: position isomerism and chain isomerism. I am repeating yet again, for alkanes you got only chain isomerism because nothing was there जिसकी position को या functional group को आप change कर सकते थे। In alkene, since you have a double bond, you can always change the position of the double bond. For example, I say pentene. So this ene, yani double bond, can come to the first carbon, it can come to the second carbon, it can come to the third carbon. In all the three situations, you have changed the position of the double bond, and so it automatically becomes the position isomerism. If you change barren chain and all, it automatically becomes the chain isomerism. Geometrical isomerism majorly means when you are changing the elements or the atoms on the two sides of the double bond. If you remember, I showed it. I'll show this again. तो double bond होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, CH3 दोनों अगर एक ही साइड पे हैं तो उसको हम एक चीज बोलते हैं, और अगर वो ऑपोजिट साइड है तो हम उसे ट्रांस बोलते हैं। एंड उसको दिखाने के लिए दिस इज द एग्जांपल. So if you have a C double bond, it's a simple molecule of butene. अगर आप इस ब्यूटीन को ध्यान से देखेंगे, 4 कार्बन है, बीचों बीच हमने डबल बॉन्ड लगाया है. So 2 carbons are there with the double bond. Both the carbons, external carbons, terminal carbons कह लीजिए, दोनों के पास CH3 है, और बैलेंस करने के लिए वैलेंसी को दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन भी है.
अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम एक तरीके से अरेंजमेंट करते हैं तो दोनों CH3 एक साइड पे आ रहे हैं और दोनों हाइड्रोजन एक साइड पे आ रहे हैं। स्ट्रक्चर अभी भी चेंज नहीं हुआ है, टेट्रावैलेंसी अभी भी मेंटेन्ड है, डबल बॉन्ड की पोजीशन वहीं की वहीं है, कोई एक्सटर्नल एलिमेंट ऐड नहीं किया गया है, बट जस्ट अ रोटेशन ऑफ द कंपाउंड। अगर आप मेरा एरो देख पा रहे हैं, सो आई हैव जस्ट रोटेटेड दिस कंपाउंड प्रोबेबली 180 डिग्रीज, और मेरा CH3 पूरा का पूरा शिफ्ट होके इधर आ गया है और हाइड्रोजन उधर चला गया। उससे क्या हुआ, जो दो हाइड्रोजन आपके कार्बन पे लगे हुए हैं वो ट्रांस है, और इधर जो दो हाइड्रोजन लगे हैं वो सेम साइड पे हैं, इसलिए ये उसका सिस आइसोमर हो गया। सो वी कैन राइट दिस एज सिस ब्यूटीन एंड वी कैन राइट द अदर वन एज द ट्रांस ब्यूटीन। दैट्स हाउ we know the structural isomerism happening. Now, how do we prepare alkenes? As I said, alkenes की preparations थोड़ी सी कम होंगी क्योंकि alkenes के जो यूजेस होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, तो प्रेपरेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। एल्केन्स का यूसेज बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसकी नंबर ऑफ प्रेपरेशंस भी बहुत ज़्यादा थी। एज यू कैन रियलाइज, आपका जो हमने एल्केन्स बनाया वो हमने एल्कीन्स और एल्काइंस से बनाया था, तो हमने उनके अनसैचुरेशन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, डबल बॉन्ड उनका खत्म किया, ट्रिपल बॉन्ड उनका खत्म किया और सिंगल बॉन्ड बना दिया। इधर हम क्या कर रहे हैं, हमें अब ट्रिपल बॉन्ड को खत्म करना है, यानी हम ये जो आइसोमर है या एल्कीन्स है उसको हम एल्काइन से बना रहे हैं, क्योंकि एल्कीन्स ही बनाना है इसलिए हम एल्कीन्स को यूज नहीं कर सकते। सो यू हैव अ ट्रिपल बॉन्ड हियर, आपने हाइड्रोजन को ऐड किया, हाइड्रोजन को ऐड करते के साथ ही आपने ये कैटलिस्ट इसमें ऐड किया, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे गया, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन पे गया, एंड ऑटोमेटिकली वो डबल बॉन्ड बन गया, तो आपका ये एल्कीन बन गया। इसमें आपके पास चॉइस है, आप इसका सिस भी बना सकते हैं, आप इसका ट्रांस भी बना सकते हैं। बाय चांस अगर आपने इस पे फिर से हाइड्रोजन का अटैक किया with the same catalyst palladium in the presence of carbon or coke, you can say you will get an alkane, पर हमें alkane नहीं चाहिए क्योंकि हम alkene की preparations पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने reaction को यहीं stop कर दिया। तो ये थोड़ा सा आपको ना presence of mind लगाना पड़ेगा कि आपको alkene बनाना है कि alkane बनाना है। If you keep on adding hydrogen, then of course alkene बनेगा, फिर alkane बन जाएगा। अच्छा, हाउ वुड द सिस्टम नो कि उसे सिस बनाना है कि ट्रांस बनाना है? कभी हम आपको भी कोई असाइनमेंट देते हैं तो हमें आपको भी तो डेफिनेटली ब्रीफ करना पड़ेगा ना कि दिस इज व्हाट वी नीड और दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन। सो ऑफ कोर्स द इंस्ट्रक्शंस विल वेरी। इधर जब हम कंपाउंड के साथ सेम रिएक्शन कर रहे हैं, उसको कोई सपना थोड़ी ना आएगा कि मुझे अब सिस बनाना है कि मुझे ट्रांस बनाना है, तो वो चेंजेस हम साइंटिस्ट को करने हैं इन द फॉर्म ऑफ द कंपाउंड्स। सो अगर आप पैलेडियम और कार्बन करेंगे तो वो बहुत प्यार से सिंपल तरीके के साथ सिस आइसोमर बनाएगा। इवन इन एल्केन्स की फॉर्मेशन में जब आप एल्काइंस के साथ हाइड्रोजन पैलेडियम की प्रेजेंस में कर रहे थे तो आपको सिस एल्कीन ही मिलता और फिर आपका एल्कीन बनता। पर बाय चांस अगर आपको ट्रांस चाहिए, जो चाहिए होता है, जब मैं आपको क्लास 12th में सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी ना, तब मैं आपको कुछ कीमोथेरेपी बेस्ड मेडिसिन के बारे में बताऊंगी। I have personally researched on cancer medicines, so I know एक सिस्प्लैटिन करके मेडिसिन होती है जिसको हम कीमोथेरेपी में यूज करते हैं। प्लैटिनम का सॉल्ट होता है जिसका सिस आइसोमर हम लेते हैं, इसलिए हम उसे सिस्प्लैटिन बोलते हैं। प्लैटिनम से आता है प्लैटिन और सिस वर्ड बिकॉज वी आर यूजिंग द सिस आइसोमर। तो बाय चांस अगर हम उसका ट्रांस आइसोमर बना देते हैं तो वो ट्रांस आइसोमर हमारा प्रॉपरली एक्ट नहीं करता। एंड जो कीमोथेरेपी मेडिसिन होती हैं दे आर सपोज टू बी वेरी मच पीएच सेंसिटिव। सो क्योंकि जब कैंसर किसी इंसान को होता है तो उसकी बॉडी के पीएच लेवल्स में, पीएच वैल्यूज में बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं, और बहुत सारे चेंजेस आने की वजह से और बहुत सारी मेडिसिन भी एडमिनिस्टर होती हैं। सो व्हेन यू से दैट कीमोथेरेपी हो रही है, लोगों के बाल उड़ रहे हैं एंड द फेस इज टर्निंग ब्लैक एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, सो दे आर ऑल द consequences of the medicines that's being done. So in case any of you will land up in pharmaceutical companies or probably you will be in medicine, तो मेडिसिन में आजकल ये लोग MBBS में इतना मेडिसिन के बारे में नहीं बताते हैं, बिकॉज आजकल ना चेंजेस आ गए हैं मार्केट में, एंड इट्स लाइक फार्मास्यूटिकल कंपनीज देमसेल्व्स नो कि उनको कैसे मेडिसिन किस चीज के लिए बनानी है। तो दे बेसिकली अप्रोच द डॉक्टर्स एंड दे टेल कि ये वाला पर्टिकुलर कंपनी, ये वाला पर्टिकुलर सॉल्ट का मेडिसिन बहुत अच्छा है, और उसकी स्पॉन्सरशिप वो उनको दे देते हैं, एंड देन
hospitals majorly are using those medicines, private ones. Then government ones में they always say कि आप लोग जो है वो generic medicines यूज करो. तो generic medicines जो होती हैं वो सस्ती होती हैं, तो salts वही होते हैं. तो इसलिए अगर आपको medicines में बहुत interest है and want to go for some medicine thing or pharmaceutical thing in future, this cis and trans is definitely for you, because हर पर्टिकुलर डिजीज के लिए एक पर्टिकुलर सॉल्ट बनाया जाता है और वो सॉल्ट सिस और ट्रांस हो सकता है. सो वी यूजुअली गो फॉर सिस क्योंकि रोटेशन वाइज सिस सिमेट्रिकल होता है. ट्रांस में ना ऑपोजिट कैरेक्टर आ जाता है, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि दोनों जो ग्रुप्स हैं वो ऑपोजिट साइड्स हैं. तो ये एक छोटा सा मुझे लगा कि एक पीस ऑफ एडवाइस और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहिए विच यू माइट नॉट फाइंड इट एनीवेयर. सो दैट वाज जस्ट दैट. Okay, next reaction that we want is alkyl halides. Again, alkyl halides, if you remember, हमने alkyl halides के साथ RX के साथ alkanes भी बनाया था. हमने RX plus क्या किया था? If anyone remembers, RX के साथ हमने क्या किया था? हमने RX के साथ H2 डाला था. रिएजेंट हमने H2 डाला था. तो एक H जो है वो X के साथ निकल गया था एज HX, और जो R था उसके पास वो हाइड्रोजन वापस आ गया था एंड अल्टीमेटली आपके पास एल्केन बन गया था. कुड यू रिकॉल? नो. कुड यू रिकॉल? Yes, ma'am. Yes. Okay. So that was alkyl halides and giving alkenes. Abhi we are using alkyl halides giving alkenes. Now how would I know to do that? अब मुझे चाहिए कि मैं नंदिनी को बोलूं कि मुझे एक राइट अप लिख के दे, ठीक है, एंड आई वांट हर टू राइट अ राइट अप फॉर ट्विटर बिकॉज आई नो दैट शी इज एक्टिव ऑन ट्विटर, ठीक है. And on the other hand, I ask Ritika to give me a write up for something in Hindi because I know she is very good in writing, be it be Hindi or English. तो मुझे जब दोनों से अलग अलग चीजें चाहिए तो मेरी दोनों की जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो भी तो अलग अलग जाएंगी ना. तो जब मुझे एल्केन्स बनाना है अल्काइल हैलाइड से तो मैं बहुत इंटेलिजेंटली उसमें हाइड्रोजन डालूंगी, पर जब मुझे एल्कीन बनाना है तो मैं उसमें अल्कोहलिक KOH डालूंगी. पोटैश यहाँ पर जो वर्ड है, पोटैश का यहाँ पर मतलब KOH है. अल्कोहलिक KOH अगर मैं आपको लैब में जब भी ले जाऊंगी, आई विल डेफिनेटली शो यू दीज कंपाउंड्स. KOH ना कपूर की गोलियों की तरह होते हैं, छोटे छोटे उनके पेलेट्स होते हैं. वी कॉल देम पेलेट्स. सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दे ऑल हैव दीज पेलेट्स. छोटे छोटे कपूर की गोलियों की तरह होते हैं. और या नेफ्थलीन बॉल्स, इफ एनीवन हैज नॉट सीन कैम्फर देन नेफ्थलीन बॉल्स, पर छोटे होते हैं. नेफ्थलीन बॉल्स थोड़ी बिग साइज होती है, उससे छोटा होता है. तो हम अल्कोहलिक KOH का मिक्सचर बनाते हैं which is KOH dissolved in alcohol. Now when this alcoholic KOH mixture is ready, we put it in the alkyl halide solution and ultimately we get the alkene. Now how does that happen? That I'll tell you. This reaction is known as dehydrohalogenation. अब आप क्या करेंगे, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, टर्म्स को ब्रेक करके पढ़ना याद रखो. इस टर्म को मैं 4 पार्ट्स में ब्रेक कर रही हूँ. D का मतलब है रिमूवल, हाइड्रो मतलब H, हैलोजन मतलब X, एशन मतलब process. So can you tell me what exactly must be happening when I add the KOH solution to alkyl halide? क्या हो रहा होगा? मैम रिमूवल ऑफ H इसका वाटर और हैलोजन. तो मैम नहीं बेबी, वाटर नहीं निकल सकता. वाटर होता तो डिहाइड्रेशन होता. हाइड्रा वर्ड होता है वाटर के लिए. ये है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन. आई थिंक नंदिनी सेड वाटर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, and then Dia said it has to be HX. मैम हैलोजन. मैम H मैम प्लस यहाँ पे हैलोजन भी है तो फिर यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं हैलोजन एसिड, लाइक मैम बिकॉज वो तो स्क्रीन पे लिखा ही है ना. यहाँ पे हैलोजन भी है, हाइड्रो भी है. नहीं, वो तो स्क्रीन पे लिखा ही है हैलोजन एसिड. यू टेल मी व्हाट इज हाइड्रो हैलोजन. ये क्या कंपाउंड होगा? हाइड्रो हैलोजन ये कैसा कंपाउंड होगा? क्या होगा ये? जैसे H2 है, जैसे एक मिनट आई एम आस्किंग टू नंदिनी प्लीज. कंपाउंड इन द मैम एक्चुअली योर वॉइस इज ब्रेकिंग सो आई cannot hear you. आई एम सेइंग कंपाउंड इन द फॉर्म, जैसे हम NaCl बोलते हैं, हम H2O बोलते हैं, तो ये हाइड्रो हैलो क्या होगा? हाइड्रो हैलोजन क्या होगा?
निकल रहा है, कोई प्रोसेस है निकालने का, लिखा है उसमें दैट इज रिमूवल ऑफ हैलोजन एसिड, तो ये क्या है हैलोजन एसिड, इसका मैम फॉर्मूला कैन क्या आई से? होगा? वेट वेट ना, वेट, I know who all know the answer. Please wait. Nandini, try. अच्छा, हाइड्रो क्या होता है नंदिनी? हाइड्रो का फॉर्मूला बताओ, या हाइड्रो का केमिकल स्ट्रक्चर या कुछ भी बता दो, हाइड्रो क्या होगा? हाइड्रो क्या होगा? आप बोलो तो। अच्छा, okay. I think Maitri wanted to try. Somebody said I want to try. Who is it? Ma'am, I said. Nishtha. Okay. Anybody else? Okay, Nishtha, please try. बोलो. Ma'am, will it be HX? वेरी गुड. हाइड्रो मतलब H, हैलोजन को हम लिखते हैं X, तो जिसका रिमूवल हो रहा है यानी आपकी रिएक्शन में से HX निकलेगा, और HX निकलते के साथ ही आपका एल्कीन फॉर्म हो जाएगा. इस HX को हम प्यार भरे शब्दों में निकनेम के तौर पर हैलोजन एसिड भी बोलते हैं. एसिड इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन लगा है, और अगर आप ध्यान से देखिए तो HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो इसीलिए HCl इज ऑल्सो एन हैलोजन, इज अ हैलोजन एसिड, क्योंकि वो हैलोजन से बना है. इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं. ये सब मैं आपको समझाऊंगी, ये जितना भी रिएक्शन सामने दे रखा है, वर्ड्स दे रखे हैं, ये सब मैं आपको समझाऊंगी, बट जस्ट हैव पेशेंस. ओके, आई एम शोइंग यू द रिएक्शन नाउ. दिस इज अ रिएक्शन. ध्यान से सुनिएगा. जिस भी रिएक्शन के साथ, क्योंकि हम ये रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, हम ये रिएक्शन कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड के साथ, जिसको हम हैलो एल्केन्स भी बोलते हैं, और हैलो एल्केन्स के बारे में हम क्लास 12th में डिटेल में पढ़ेंगे. एल्काइल हैलाइड है तो इसका क्लियर मतलब है कि हम कोई एल्केन ले रहे हैं जिसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया गया है और उसके ऊपर कोई हैलोजन लगा दिया गया है. Any carbon which has the functional group attached to it, always remember in a carbon chain, any carbon which has a functional group attached to it is labeled as alpha. I'm sure you must have seen some movies or maybe some documentaries on National Geographic where lions and tigers के लिए ऐसा बोला जाता है कि वो alpha male है. Have you heard of this term, alpha male, alpha female? सुना है ये word आपने? Yes, Yeah? ma'am. या सो अल्फा का मतलब होता है जो मेन है, जो हेड है, जो लीड है. अब आपके घर में अगर आपके ग्रैंडफादर हैं तो आई एम श्योर ही इज गोइंग टू बी योर अल्फा, बट इफ यू आर स्टेइंग नॉट विद योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड योर फादर इज द ओनली हेड ऑफ द फैमिली, then of course he happens to be the alpha person. Some mothers are single mothers also, so in those families they become the alpha heads or the alpha females of the family. So alpha का मतलब होता है who is the most dependent person. So here हमारे जो कार्बन है जिसके ऊपर ब्रोमीन लगा है वो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान हो गया, वो हमारा अल्फा मेंबर हो गया. और उसके बाद जितने भी आपके एलिमेंट्स आएंगे, जितने भी कार्बन एलिमेंट्स आएंगे, वो सब आपके अल्फा, बीटा, गामा, जीटा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ हो जाता है. हमारी केमिस्ट्री में हमें गामा के बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जहां हमें 3 या 4 कार्बन के बियॉन्ड जाना पड़े, क्योंकि अल्टीमेटली वी ईदर टॉक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट और वी टॉक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और वी टॉक ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस. तो भैया 3 तक अगर कोई झेल पा रहा है तो ठीक है, फिर गामा के बाद तो तुम अपना देखो, हम अपना देखेंगे, वो वाली बात हो जाती है. So that is why it's known as beta elimination. Why is it called as beta elimination? क्योंकि एक तो ये प्राणी यहां से जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हमें किसका रिमूवल दिखाना है, HX का. तो X भाई साहब तो जाएंगे ही जाएंगे. X के साथ कौन जाएगा, X के साथ आपका बीटा हाइड्रोजन जाएगा. अब वो इन दोनों में से भी कोई हो सकता था, पर क्योंकि हमें ऐसे दिखाना अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए हमने बाजू वाला जो हाइड्रोजन है सिर्फ उसको हमने दिखा दिया. ठीक है, सो आई होप दैट मेक्स यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. दिस इज योर अल्फा and this hydrogen has been taken away, both the things go out,
एंड दे फॉर्म HBr। HBr का लॉस हो गया, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन reaction. So that's how it happens. But later on what happens is, I'm telling you, because we are using this alcoholic KOH thing also, क्योंकि of course आपको ये जो लास्ट के दो प्रोडक्ट्स हैं ये ट्रबल कर रहे होंगे कि मैम ये क्यों दिए हुए हैं जब HBr निकल रहा है, तो वो आपको समझा रही हूँ। क्योंकि अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहल जो है वो वोलेटाइल होता है, इनफैक्ट अल्कोहल बैंड है, हम अपनी लैब्स वगैरह में भी अल्कोहल बहुत इजीली अवेल नहीं कर सकते, लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, और हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल ऑर्डर नहीं कर सकते इवन फॉर लैब पर्पसेस, एंड दैट्स व्हाई दीस डेज लैब फंक्शन करवाना इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था, कुछ भी मंगा सकते थे। विद रीसेंट टेररिस्ट अटैक ऑल्सो अमोनियम नाइट्रेट, साइनाइड्स जैसे कंपाउंड्स हमारी लैब में बैन हो चुके हैं, स्पेशली school labs में. So we really need an permission from government or some people जिनसे हम ये सामान मंगा सके. So alcoholic KOH जो होता है उसकी पोटेंसी थोड़ी हाई होती है, तो वो क्या करता है, निकालता तो वो आपके कंपाउंड से HBr ही है, पर बाद में ये के इस Br के साथ, HBr निकल गया, ये के इस Br के साथ रिएक्ट करके KBr बना देता है, और बाकी बचा OH इस H के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देता है. So at the end of the reaction you get an alkene and you get an a water molecule and potassium bromide. So that is why in the reaction you see that I have given alkene plus KBr plus water. I hope you understood this. रिएक्शन में से निकल रहा HBr ही है, इसलिए इसे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन बोला गया है. एल्काइल हैलाइड में से जब हैलोजन निकलेगा तो बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इसलिए भी इसे बीटा एलिमिनेशन बोला गया है. बिकॉज दिस एंटायर थिंग इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेटर ऑन रिएक्ट्स विद HBr and ultimately gives you KBr and water. So when we see it in the reaction, जब हम इसे प्रैक्टिकली करते हैं तो हमें एल्कीन मिलता है टॉप लेयर पे, नीचे आपको KBr सॉल्ट की फॉर्म में नीचे डिपॉजिट मिलता है, एंड ऑल ओवर इन द बीकर यू फाइंड वाटर. सो इस पूरे प्रोसेस को हमें डिस्टिलेशन करना पड़ता है इसका, ताकि KBr सेपरेट हो जाए, एल्कीन सेपरेट हो जाए और वाटर भी सेपरेट हो जाए. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द रिएक्शन विच इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू अंडरस्टूड इन एल्केन्स. वहां पर प्रोसेस सिंपल था, हमने इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ यहाँ पर H2 डाला, एक हाइड्रोजन यहाँ से Br के साथ निकल गया और बाकी हाइड्रोजन लगकर मुझे एल्केन मिल गया. तो जब आप इस रिएक्शंस को समझेंगे और करेंगे अपनी बुक में देखकर, तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको यही चीजें कंफ्यूज करती हैं. ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको समझ आ रहा होगा, बट प्रोबेबली जब हम एल्केन्स रिवाइज नहीं करते फिर एल्केन्स बिल्टअप हो गया तो वो कंफ्यूज करेगा. अब भी अगर आपने एल्केन्स और एल्कीन्स भी नहीं किया और मैंने एल्काइल्स शुरू कर दिया तो आपको और कंफ्यूजन हो जाएगा एंड यू विल बी कंप्लीटली लॉस्ट, क्योंकि वो सब मिक्सचर बन गया, अब सारी रिएक्शंस फिर खिचड़ी बन जाएंगी. सो दैट इज व्हाई आई से व्हाटएवर आई डू इन अ डे प्लीज रिवाइज इट द सेम डे, ताकि आपके लिए कंफ्यूजन ना रहे. Okay, now we come to another important category which is known as vicinal dihalides. अब विसिनल ऑल्सो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको हर टर्म के लिए या तो उसका ब्रेकअप दूं या मैं उसके लिए आपको कोई जनरल टर्म में मीनिंग समझाऊं, ताकि आपको वो चीज याद रहे. विसिनल वर्ड आता है विसिनिटी से. कैन एनीबडी टेल मी द मीनिंग ऑफ विसिनिटी? वी यूजुअली से देयर इज अ स्कूल इन द विसिनिटी ऑफ आवर campus or maybe our society. There is a market in the vicinity of our society. So we use this word vicinity for some reference. Can somebody tell me what is this reference I'm talking about? Ma'am, it's a surrounding. Correct. When you are talking about your surrounding, or probably in specific words, can I use the word neighborhood? Can I use the word neighborhood for vicinity? Yes. Yeah. So vicinal dihalides का मतलब आपको दिख रहा है कि हैलोजेंस हैं, और कितने नंबर में होंगे हैलोजेंस? डाइहैलाइड्स लिख रही हूं मैं. मीका की क्लास ओवर हो गई बेटा? या ओके. सो डाइहैलाइड्स मतलब
दो मैम 2 halogen atoms. 2 halogens, okay. And vicinal dihalides है तो Halogens near each other. करेक्ट. सो यानी दो जो आपके एडजेसेंट कार्बन्स हैं उनमें लगा होगा हैलोजन. ठीक है. सो उसको हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड. जैसे आपके सामने ये रिएक्शन आई है, अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स जब हम ऑनलाइन या प्रेजेंटेशन में लिखते हैं तो वो स्टैंडिंग बॉन्ड्स बनाना इज वेरी डिफिकल्ट, तो इसलिए ऐसे बनाया गया है. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे देयर इज एन इथेन कंपाउंड और उस इथेन के एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2 Br लगा दिए गए हैं. कैन यू सी दैट? इज इट ओके? क्लियर? अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yeah, since both the bromine atoms that you see are adjacent to each other, they are called vicinal dihalides. This particular species, it will be written as 1,2-dibromoethane. जब हम इसका नाम लिखेंगे तो it's 1,2-dibromoethane. पर ये कैटेगरी क्या होगी? ये कैटेगरी होगी विसिनल डाइहैलाइड की. अब विसिनल डाइहैलाइड को हम जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे. जिंक हमारा एक बहुत अच्छा मेटल होता है. सम स्टूडेंट्स माइट थिंक कि जब हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ मेटल्स क्यों चाहते हैं. तो कुछ रिएक्शंस ना मेटल के साथ ज्यादा एक्ट करती हैं. इट्स समथिंग लाइक, हालांकि जब हम क्लासेस लेते हैं, जब हम आपको पढ़ाते हैं, तो पूरा जो डिपेंडेंस होना चाहिए वो एक टीचर और स्टूडेंट का होना चाहिए. मुझे अगर मैत्री से बात करनी है तो मैं मैत्री से डायरेक्टली बात करूंगी, है ना. शाला को मेरे से कुछ पूछना है तो वो मुझसे डायरेक्टली बात करेगी. पर कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आप लोग थोड़ी बदमाशी करते हो, यानी होमवर्क टाइम पे सबमिट नहीं करते हो, क्लासेस बंक करते हो. जैसे आप में से एक दो के बारे में मुझे टीचर से पता चला है कि आप लोग उनकी क्लासेस बंक कर रहे हो. मैं नाम नहीं लूंगी. And I tried explaining to the parents also. I will again call the parents. So ऐसी situation में क्या होता है ना, कभी कभी हमें सिस्टर को इंक्लूड करना पड़ता है. जब हमें लगता है कि नहीं यार, अभी हम लोगों से बात नहीं बन पा रही है, अब हमें बात करनी पड़ेगी. या previously some of your parents were having problem with online fees payment. मतलब पैसे हो गए, डिडक्ट हो गए अकाउंट से, बट फीस सिस्टर के पास या ऑफिस डिपार्टमेंट पे नहीं पहुंची. तो ऑफ कोर्स दे पिच्ड मी इन एंड मैंने फिर स्टैनली सर से बात करी, मैंने सिस्टर को बुलाया. तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि इट्स नॉट ओनली अबाउट टीचर एंड स्टूडेंट, इट समटाइम्स इज वी नीड टू इंक्लूड पेरेंट्स आल्सो, वी नीड टू इंक्लूड सिस्टर आल्सो, वी नीड टू इंक्लूड प्रोबेबली सम सब्जेक्ट टीचर्स आल्सो. लाइक लॉन्ग बैक अगस्त में आप लोगों का कुछ गुरलीन मैम के साथ क्लास में हुआ था एंड जयति वाज वेरी अपसेट अबाउट इट. एंड वो इतनी बड़ी बात नहीं थी, बट स्टिल आई हैड टू इंटरफेयर. एंड देन फिर मैंने गुरलीन मैम से बात करी, मैंने जयति से बात करी, मैंने बाकी सबसे बात करी. तो कभी कभी ना हमें एक दूसरे को अपने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है. तो ये मेटल्स भी ना ऐसे ही होते हैं. हालांकि ये रिएक्शन सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, पर कभी कभी हमें मेटल्स को लेना पड़ता है, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं ना, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, बहुत अच्छा स्वभाव होता है उनका, बड़े हेल्पफुल किस्म के होते हैं. अभी मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रही थी, उसमें लिखा था कि दोस्त ना 3 तरह के होते हैं. एक एलोपैथी टाइप दोस्त होता है, एक होम्योपैथी टाइप दोस्त होता है, और एक आयुर्वेदिक टाइप दोस्त होता है. तो वैसे यहाँ पर भी है, कुछ मेटल्स ना बड़े दानवीर कर्ण टाइप होते हैं. तो जिंक इज वन ऑफ दोस. सारे स्टेबल है, इसके एलिमेंट सब बराबर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 है और बैलेंस्ड है, पर इसको फिर भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं. कहता है ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. कॉन्फ़िगरेशन इसकी 4s2 3d10 है, स्टेबल है, पर फिर भी कहता है नहीं, अगर किसी को मेरा 4s चाहिए तो ले लो, मैं 3d10 से काम चला लूंगा. तो इसीलिए जिंक जैसे मेटल्स को हम ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा यूज करते हैं. एंड सिंस जिंक के ऊपर होता है चार्ज +2 का, तो वो ब्रोमीन को 2 ब्रोमीन ले लेता है, क्योंकि ब्रोमीन पर तो नेगेटिव चार्ज है. सो अल्टीमेटली आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे निकलता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट, पर अल्टीमेटली वो आपको दे देता है एल्कीन. तो अगर हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहा है सिर्फ एक इनऑर्गेनिक मेटल डालने से, क्या बुराई है? डाल दो, सॉल्ट निकल जाएगा, नीचे सेटल हो जाएगा, उसका सेडिमेंटेशन कर दो, एल्कीन्स बाहर निकाल दो, काम खत्म, एल्कीन्स प्रिपेयर हो गया. सो दिस इज हाउ विसिनल डाइहैलाइड्स आल्सो गिव यू एल्कीन्स.
reaction that we have is from the alcohols. Very easy one reaction. This is also known as beta elimination. इसको भी आप beta elimination consider कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक अल्कोहल फैमिली है, एक ग्रुप है जिसपे OH लगा हुआ है, and of course this becomes the alpha carbon, this becomes the beta carbon. When it undergoes reaction in the presence of concentrated sulfuric acid, I would request you to put concentrated sulfuric acid on the arrow like this, and once you react it with concentrated sulfuric acid, you have the beta elimination happening, water goes out and alkenes are formed. Just like the previous reaction, which was dehydrohalogenation, this reaction is known as dehydration. If you can break the things, it's dehydranation. So D means removal, hydra means water, and nation is the process. So process of removal of water is dehydration. अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? Explain the dehydration reaction of alcohol. तो आपके दिमाग में आना चाहिए अल्कोहल, डिहाइड्रेशन. अगर अल्कोहल से डिहाइड्रेट होगी कोई चीज तो क्या बनेगा? एल्कीन. सो यू हैव टू गिव दिस रिएक्शन. Or probably you are asked to complete this reaction and then name the reaction. So you will write dehydration reaction. So इस तरीके से आपको अपनी reactions को और content को समझना है. As I said, physical properties are very, very similar. Now in your book, they are very smart and they say first 3 members. Okay, I told you, if you remember, I told you 1 to 4 in alkanes are gases. Then 5 to 17 are liquids, and then 18 onwards are gases. Now they are very smart, है ना? वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं first 3 members. अब आप ध्यान से देखिए तो alkenes में मीथीन तो होता ही नहीं है, तो first 3 members उसके क्या हो गए? 2 to 4. तो यही बात मैंने आपको तब बोली थी कि इस तरीके से आप इसको समझिए. तो 1 to 4 ही आप याद रखिए, पर उसमें ये याद रख लीजिए कि अल्कीन्स और अल्काइंस में मेथ नहीं होता. तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन आर गैसेस. नेक्स्ट 14 मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18 becomes the 14th one. So जो 18th है वो कई बार लिक्विड्स और सॉलिड्स दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो हम इसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए अल्केन्स के साथ we still call it 5 to 17 are liquids and then 18 is solid. 18 जो होता है ना वो फिनॉल की तरह होता है. फिनॉल मैं आपको लैब में दिखाऊंगी. वो इन द मंथ ऑफ मई, जून, जुलाई लिक्विड रहता है, पर जैसी अभी जो मौसम आया हुआ है ना सारा फ्रोजन है वो. तो उसको वी हैव टू कीप अंडर बॉइलिंग वाटर. हमें एक कॉपर टब लेना पड़ता है जिसमें हम बॉइलिंग वाटर रखते हैं, उसके अंदर डबल बॉयलर सिस्टम जिससे चॉकलेट मेल्ट होती है, वो सिस्टम हम लैब में करते हैं. क्योंकि अगर हम डायरेक्ट फिनॉल को चढ़ा देंगे तो फिनॉल इज फ्लेमेबल, सारी लैब में आग लग जाएगी, सारी लैब जल जाएगी. सो हमें डबल बॉयलर सिस्टम से उस फिनॉल को मेल्ट करना पड़ता है. और फिनॉल इतना एक्सोथर्मिक होता है कि अगर वो आपके हाथ पे एक बूंद भी गिर गया तो वो वहां से पूरी आपकी स्किन उखाड़ ले जाएगा. So it's that dehydrating and it's that difficult to work with. Blisters आ जाते हैं एकदम से और वो पूरी स्किन वहां से निकल जाती है. तो फिनॉल्स बहुत डेंजरस होते हैं काम करने के लिए, इसलिए हमें बहुत ध्यान से काम करना चाहिए. So 18th जो एल्कीन है उसका यही प्रॉब्लम है कि वो लिक्विड भी है और सॉलिड्स भी है डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर. तो इसीलिए वो एक एक्सेप्शनल कैटेगरी है. तो हम उससे सॉलिड्स भी लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे और लिक्विड्स भी लिखोगे तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे. दिस वाज फिजिकल प्रॉपर्टी. एज फार एज सॉल्युबिलिटी इज कंसर्न, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. व्हाई? आई होप अभी तक ये आंसर आपको आ गया होगा. व्हाई एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइन्स? बिकॉज They are non-polar. Correct, because they are non-polar, they don't have any polarity, and as a result they are not able to form any kind of bonds. So ultimately they are non-reactive or insoluble. Now we come to chemical properties. इसकी chemical properties ही मैं आज कराऊंगी. उसके बाद I thought मैं आपका GST लूंगी, but मैं GST नहीं ले सकती क्योंकि मेरा अभी भी already pre-board चल रहा है. मैंने अपने फोन पे उनकी स्क्रीन खोल रखी है. So that will be the time when I have to collect their sheets and all. And also if I continue with alkynes, then of course आपके लिए problem हो जाएगा क्योंकि आपके लिए वो चीजें सारी बहुत heavy हो जाएंगी.
So I will take the class only till 12:30 and then you can continue. I spoke to sister yesterday and she said even if I'm coming to school for practicals and students are coming, I can take the classes. So अभी तक मैं आपकी classes school से ले रही थी because बच्चे नहीं आ रहे थे, बट सिस्टर ने बोला कि अगर बच्चे भी आएंगे तभी भी आई एम फ्री टू टेक योर क्लासेस बिकॉज शी डजंट वांट मी टू मिस योर क्लासेस. सो आई विल बी स्टिल टेकिंग योर क्लासेस इवन इफ स्टूडेंट्स आर कमिंग. सो वो प्रॉब्लम हमारा नो नो आई एम नॉट. आपने बोला है मैम को, जेरी मैम को, आप लोगों ने बोल रखा है मैम को. अच्छा, तो नहीं है तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं 12:45 तक भी, मतलब 12:45 और मे बी 12:50 और मे बी 1 तक मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ, बट नॉट आफ्टर दैट बिकॉज देन आई विल हैव टू कलेक्ट द पेपर्स. आई विल स्टिल सी ये लोग अभी कैसे रिएक्ट करते हैं. मेरा फोन ऑन है तो प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि व्हाइल आई एम टीचिंग आपको पीछे से आवाज आ रही हो मैम मैम करके. तो दो दे आर क्लास 12th तो इतना मैम मैम नहीं करते हैं, क्लास 10th वाले ज्यादा करते हैं. तो देखते हैं अभी कैसे चल रहा है. सिंस यू डू नॉट हैव जीएसटी वी कैन गो अहेड एंड डू थिंग्स. सो जो एल्कीन्स है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज प्लीज ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज से हमारी बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी और क्लास 12th में एल्कीन्स की बहुत सारी रिएक्शंस का यूज है. सो अल्टीमेटली एल्कीन्स कि हम फर्स्ट रिएक्शन समझेंगे विच इज द एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन का मतलब है कि आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है जिस पर किसी चीज का एडिशन हो रहा है. एडिशन हो रहा है तो ऑफ कोर्स किस लिए हो रहा है, उसकी अनसैचुरेशन हटाने के लिए हो रहा है. अब वो एडिशन बहुत सारे सब्सटेंसेस का होता है और इसमें एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म हम आज समझेंगे. तो और वो उस पर मैं एक 5 मार्क का क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में डेफिनेटली दूंगी. So nobody is going to leave the meeting, and that is why I said in case I am supposed to extend the class because I have only 35 participants. I just check. So in case your friends are not here, you can tell them because now I am starting with the chemical properties and I don't want to miss them. I don't want them to miss it. So addition of dihydrogen में again we are using a metal. Here we don't use zinc because zinc is reactive. तो हमें यहाँ पर inert metal use करना है. इनर्ट मेटल में हमारे पास 3 ही हैं, राम लक्ष्मण और या आप कह सकते हैं ओम जय जगदीश. सो वी हैव ओनली these 3, निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम, और यही 3 हमारे इनर्ट होते हैं. अगर आप जिंक डालेंगे तो जिंक मैंने बोला ना वो दानवीर कर्ण है, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देके खुद ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लग जाएगा. सो हमें चाहिए निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम. जब हम इनको रिएक्शन में लेते हैं तो रिएक्शन क्या करती है, आई विल शो यू. वी टेक C, डबल बॉन्ड C. हाइड्रोजन आप बैलेंस कर सकते हैं, आई डोंट थिंक उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी, बट एग्जाम में आप मुझे ऐसे नहीं लिख के देंगे, हाइड्रोजन बैलेंस करके देंगे, ठीक है. अब मैं यहाँ H2 जब डालूंगी तो मेरा एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाएगा, मेरा एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाएगा. When this happens, I ultimately get carbon. Double bond gets converted to single carbon and automatically my alkenes have converted themselves to alkanes. So this is the addition of dihydrogen. Very simple one. इसमें कोई rocket science नहीं है. Next one is addition of halogens. When addition of halogen happens, it usually forms vicinal dihalide. अब आप देखिए रिएक्शन कितनी ऑपोजिट है. वहां पर विसिनल डाइहैलाइड आपको एल्कीन दे रहा था, यहाँ एल्कीन अगेन आपको विसिनल डाइहैलाइड दे रहा है. सो दिस इज द टिट फॉर टैट व्हिच हैपेंस इन ऑर्गेनिक थिंग, एंड यही मैजिक है प्रेपरेशन और केमिकल रिएक्शंस का. प्रेपरेशन का मतलब होता है वो चीज राइट हैंड साइड पे आएगी, मतलब प्रोडक्ट साइड पे आएगी. केमिकल रिएक्शन का मतलब है जो चीज आपने बनाई है अब वो रिएक्टेंट साइड पे आएगी. तो अभी आपने एल्कीन बनाया, अब आपका एल्कीन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है. जैसे ये रिएक्शन ब्रोमीन के साथ हो रही है, एक ब्रोमीन एक कार्बन पे जा रहा है, दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन पे जा रहा है. अब इफ सम ऑफ यू आर वंडरिंग मैम दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन पे क्यों नहीं जा रहे, कैन समबडी आंसर व्हाई दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन पे क्यों नहीं जा रहे? वेरी गुड. आप टेट्रावैलेंसी से पेंटावैलेंसी पर पहुंच जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल. एक होगा सिर्फ ट्राइवैलेंट और दूसरा हो जाएगा पेंटावैलेंट. तो हमें वो चीजें भी ध्यान में रखनी है और इसीलिए
दोनों बराबर जा रहे हैं, और जब दोनों बराबर जा रहे हैं तो वो विसिनल डाइहैलाइड बना रहे हैं. दीज आर ऑल एडिशन रिएक्शंस. हमने एडिशन रिएक्शन पार्ट 1 विद हाइड्रोजन किया, एडिशन रिएक्शन पार्ट 2 विद हैलोजन किया. अब हम एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं पार्ट 3 विच इज हाइड्रोजन हैलाइड. अभी मैंने आपको समझाया कि हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है. एनी फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विद हैलोजन दे फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड. Probably you might be wondering that why HF is not there, because fluorine is very electronegative and least reactive. क्योंकि वो highly electronegative है तो reaction में participate वो ज्यादा नहीं करता है, इसीलिए HF reactions में use नहीं होता है. Majorly elements or major compounds that we use in reactions are made up of chlorine, bromine और iodine. तो इसीलिए हमने इन्हीं को specify किया है. अब प्रॉब्लम क्या आती है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है. आपके पास एक एल्कीन है, ठीक है, आपके पास एक एल्कीन है जिस पर आपने HCl को रिएक्ट कराया. It's quite obvious that one of the carbon will have one hydrogen and the chlorine would go to another hydrogen or maybe another carbon. तो आपका एक हाइड्रोजन पे चला गया, एक क्लोरीन पे चला गया. आप चाहें तो इस रिएक्शन के हिसाब से देखें तो हाइड्रोजन इस पर गया है और क्लोरीन इस पर गया है. बात तो वही है, किसी को भी क्लोरीन दे दो, किसी को भी हाइड्रोजन दे दो, हमारा डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए. पर व्हाट हैपेंस इफ आई हैव more than 3 कार्बन्स इन माय रिएक्शन. अब मैं आपको वो चीज इक्वेशन की फॉर्म में समझा रही हूँ, प्लीज ध्यान से देखिएगा. सॉरी, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये एक्स्ट्रा बन गया. एंड आई हैव दिस. ओके, सो दिस इज अ कंपाउंड. अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पर अगर इसके साथ HCl को अटैक करवाती हूँ, ठीक है, अभी ऊपर वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर इधर वाले में प्रॉब्लम आ सकती है. एक बार हाइड्रोजन इस पर गया और क्लोरीन इस पर गया, एक प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब एक फर्स्ट कंडीशन. तो आपको क्या मिला, आपको मिला CH2Cl, ठीक है, यानी आपको 1 क्लोरोप्रोपेन मिल गया. पर एक और भी तो बात हो सकती है कि ये जो क्लोरीन है इस बार वो इस पर गया और हाइड्रोजन जो है वो इस पर गया. अगर ऐसा हुआ तो आपका चीजें जो है वो ऑपोजिट हो गई. ऑपोजिट मतलब, सॉरी एरोज मैंने गलत लगा दिए, सॉरी. CH3 CH double bond CH2. सो आपका एक हाइड्रोजन इस पर गया और आपका क्लोरीन इस पर गया. एक और सिचुएशन ये है कि क्लोरीन अब आपका इस पर गया और हाइड्रोजन आपका इस पर गया. अब ये प्रॉब्लम से क्या होगा, हमें जो दोनों रिएक्शन के साथ कंपाउंड मिलेंगे वो अलग अलग मिलेंगे. एक बारी आपको मिलेगा 1 क्लोरोप्रोपेन, दूसरी बारी आपको मिलेगा 2 क्लोरोप्रोपेन. जब आपको कंपाउंड्स ही अलग अलग मिल रहे हैं, इसका मतलब आपकी रिएक्शन में कोई ना कोई चेंजेस आ गए हैं. सो अगर मुझे 1 क्लोरोप्रोपेन बनाना है, हाउ शुड आई टेल दी प्रोपीन कि नहीं भैया तुझे 1 प्रोपो ही मुझे देना है, मुझे 2 मत देना. हाउ वुड आई टेल इट? सो उसको डिफाइन करने के लिए वी हैव अ मैकेनिज्म, वी हैव अ रूल जिसको हम बोलते हैं मार्कोनिकोव रूल. मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जो कार्बन सब्सटेंस में या कार्बन चेन में आप जो हैलोजन एसिड ऐड कर रहे हो उसको हम नेगेटिव और पॉजिटिव में डिवाइड करते हैं. सो H is obviously positive and bromine is negative. Now the rule says that the negative part goes to the carbon which has less number of hydrogen. ये आप मेरे साथ रिपीट करेंगे. And positive part goes to the carbon which has more number of hydrogen. So हम सिर्फ एक ऊपर का लर्न करेंगे, बाकी वो बाकी चीजें हमारे लिए समझ हो जाएगी. So we will repeat, negative part goes to the carbon with less number of hydrogen. Is that okay? Negative part goes to the carbon with less number of hydrogen. So Markovnikov rule क्या कहता है
Negative part goes to the carbon with less number of hydrogen. Who has the less number of hydrogen? This one has the less number of hydrogen. So this reaction will not happen according to Markovnikov rule, and ultimately I will get this product which gives me actually 2-chloropropane. So negative part goes to the carbon with less number of hydrogen, and it always happens with unsymmetrical alkenes. Unsymmetrical alkenes मतलब like propene जो symmetrical नहीं है, ऊपर इथीन जो था वो symmetrical था. अब इसका रिएक्शन समझ लेते हैं. When we understand this reaction, ये प्रोपीन है, ठीक है. HBr मैं इस पे ऐड कर रही हूँ. As soon as I add HBr to it, I can get this and I can get this, जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया. So in the first step, if you see, bromine goes to here and hydrogen goes to here. In the second reaction, you see the bromine has gone to here and hydrogen has gone to here. Now, as per Markovnikov rule, the negative part, which is Br, will go to the carbon with less number of hydrogen. So out of, if I mark this as 1, and this as 2, which one is the correct option? Which one is the correct answer? Second, because the negative part goes to the carbon with less number of hydrogen, and that is why second one is known as major product. दोनों बनेंगे रिएक्शन में, पर मेजर कौन बनेगा, ज्यादा क्या बनेगा, वो आपका बनेगा the second one, because it follows the Markovnikov rule, which says that negative part goes to the carbon with less number of hydrogen. I repeat, ये आप 10 बार भी बोलेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा. Negative part goes to the carbon with less number of hydrogen. अब मार्कोनिकॉव रूल की स्टेटमेंट आती है. जब हम एग्जाम में बोलते हैं तो आपको बोलते हैं कि राइट द स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट में आप नहीं लिखेंगे कि नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. दैट्स जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड और यू नो लर्न इट. बट द रूल सेज द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम. एडेंडम मतलब जो आप ऐड कर रहे हैं, which is HBr in this case. So HBr becomes the addendum for the reaction. The negative part of the addendum gets attached to that carbon atom which possesses lesser number of hydrogen atoms. So ये वही बात कह रहा है जो मैंने आपको शॉर्ट में बोली है. Negative part goes to the carbon with less number of hydrogen. तो वही चीज को यहाँ मार्कोनिकॉव रूल में थोड़ा सा इलैबोरेट करके दिया है, because it's ultimately a rule. Now I am telling you how to do the mechanism. As I said, mechanism में हमें arrows का बहुत ध्यान रखना है और मैकेनिज्म कैसे होगा वो हमें समझना है. तो जो आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, जब हम नेगेटिव पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपका HBr को सबसे पहले तो ब्रेक होना पड़ेगा, और HBr जैसे ही ब्रेक होगा वो एक इलेक्ट्रोफाइल जेनरेट करेगा. अब आपको शायद समझ आ रहा होगा कि क्यों हमने पिछले चैप्टर में ये सारी डिटेल्स पढ़ी हैं, क्योंकि इनका एप्लीकेशन अब आ रहा है. इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है द वन which bears or you know which loves electrons, and so they are positive in charge. So H plus is an electrophile, and this electrophile is attacking here on the alkene. Once that attack happens, there can be two possibility. Electromeric effect आ रहा है यहाँ पर. एक बार हाइड्रोजन इस पर अटैक हुआ और CH2 पॉजिटिव बनाया like this. दूसरी बार H प्लस इस CH2 पे अटैक होगा और पॉजिटिव चार्ज जाएगा बीच वाले CH पर और बनाएगा ये. दोनों ही स्पीशीज जो आपको दिख रही हैं वो है कार्बोकेटायन. कार्बोकेटायन मतलब जब कार्बन चेन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो कार्बोकेटायन हो जाते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. एक एल्कीन पर जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में हमने समझाया था, ये प्लस E इफेक्ट है. H प्लस दोनों कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि उसको नहीं पता ना कि रिएक्शन कैसे स्टेबलाइज करनी है. मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया है, हम सारे ऑप्शंस टटोलेंगे, हम सारे ऑप्शंस ढूंढेंगे. So we are trying to see that which one is more stable. Now H plus is going to attack both the carbons. When H plus attacks this carbon, यहाँ पर हाइड्रोजन लगता है, पॉजिटिव चार्ज दूसरे कार्बन पे चला जाता है, like this.
या हाइड्रोजन इस पर अटैक होगा तो पॉजिटिव चार्ज दूसरे कार्बन पे चला जाएगा, लाइक दिस। सो बेसिकली आपके पास दो कार्बोकेटाइन बने। अब इन दो कार्बोकेटाइन में से विच वन इज स्टेबल एंड विच वन इज नॉट। आप कार्बोकेटाइन को ही समझाने के लिए जब आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी समझना होता है तो आप ये समझिए कि ये जो आपका कार्बोकेटाइन है ना, ये एक ट्री का ट्रंक है, ये एक ट्री का ट्रंक है जहां से एक ब्रांच ये निकल रही है और एक ब्रांच ये निकल रही है, इसलिए हम इसे सेकेंडरी बोलते हैं। दो निकल रही है ना तो 2 डिग्रीज, बाई चांस एक और ऊपर भी एक और ब्रांच निकल रही होती तो ये ट्रिपल हो जाता। इधर आप इसको ब्रांच या ट्रंक अपना ट्री का समझेंगे जिसमें से सिर्फ एक ही ब्रांच निकल रही है, 2 नहीं है 3 नहीं है, इसलिए इसको 1 डिग्री बोलते हैं। तो जब भी आपको अपना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ढूंढना हो, चाहे वो कैटाइन के रिस्पेक्ट में हो चाहे फंक्शनल ग्रुप के, वो फंक्शनल ग्रुप को आप ट्री का ट्रंक बना लीजिए, या आपका पॉजिटिव चार्ज है तो उसको ट्री का ट्रंक बना लीजिए और देख लीजिए कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं। जितनी ब्रांचेस निकलेंगी उसके हिसाब से वो 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री हो जाएगा। एंड सो दिस ऑप्शन इज द 2 डिग्रीज एंड अदर ऑप्शन इज द 1 डिग्री। ना जब हम स्टेबिलिटी वाइज बात करते हैं तो सेकेंडरी इज ऑलवेज स्टेबल, ये सेकेंडरी है, मैंने आपको समझा दिया है कि ये सेकेंडरी कैसे है। सो सेकेंडरी स्टेबल होता है, प्राइमरी स्टेबल नहीं होता। बाई चांस मेरे पास टर्शरी होता तो टर्शरी और स्टेबल हो जाता। सो टर्शरी स्टेबल, secondary is बाद में, and then primary is least stable. So I have also mentioned the secondary carbocation is more stable. अब ये हमें कैसे पता चला कि ये स्टेबल है कि नहीं है, तो वो हमारे पास कुछ केमिस्ट्री टेक्निक्स होती हैं जो अभी मैं आप लोगों के इंटेलेक्चुअल लेवल के हिसाब से डिस्कस नहीं कर सकती। सो इन योर बुक ऑल्सो द सेम स्टेटमेंट हैज बीन रिटन, सो यू हैव टू जस्ट टेक इट एज अ कॉन्सेप्ट कि वो स्टेबल होते हैं। उनकी स्टेबिलिटी का बेसिकली जो लॉजिक होता है वो उनकी स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पर होता है। तो यहाँ पर वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होते हैं इसलिए वो मोर स्टेबल होते हैं। Other inductive effects, steric hindrance, all of those effects come into existence and as a result they become least stable. So once they are stable, तो जो आपका स्टेबल प्रोडक्ट था आप उसको उठाएंगे एंड दिस वाज द स्टेबल वन। ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये ब्रांच आ रही है और एक ये ब्रांच आ रही है। इस पर आपका जो बाकी Br नेगेटिव बचा था पिछली रिएक्शन से, ये रहा आपका HBr यहाँ पे बचा था। सो वो वाली रिएक्शन से आप Br नेगेटिव लेंगे और अटैक करेंगे। सो अगेन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस पर है, आप Br नेगेटिव को पता है कि उसे पॉजिटिव को ही न्यूट्रलाइज करना है, तो वो डायरेक्टली जाएगा और CH के ऊपर जाके अटैक कर देगा। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बना, CH3, CHBr, CH3 एंड सो दिस बिकम्स द final product, and we say that the negative part has gone to the carbon to the least number of hydrogen atoms. So negative part goes there. So this is one mechanism, very simple, 3 स्टेप का ही मैकेनिज्म है। सबसे पहले आपको HBr को तोड़ना है एज H+ एंड Br नेगेटिव, फिर H+ को आपको एल्कीन के ऊपर लगाना है, 2 कार्बोकेटाइन बनेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वन जो है वो लीस्ट स्टेबल है, सेकेंडरी वन ज्यादा स्टेबल है तो हम उसको कंसिडर करेंगे एंड देन अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। सो दैट्स हाउ वी प्रोसीड विद द मैकेनिज्म। बट नाउ देयर आर अ फ्यू साइंटिस्ट नो जिनको दूसरे का काम जो है वो समझ नहीं आता, और या फिर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं यार तुमने इतना कुछ खास तो ना किया है, तो हमें जो है वो और वेरिएशंस चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में उनके खिलाफ काम करने वाले भी आए। तो जब मार्कोनिकोव ने ये रूल दिया तो उनको नलिफाई करने के लिए देयर वाज दिस एंटी मार्कोनिकोव रूल आल्सो। दे वर लाइक नहीं नहीं यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो मोर हाइड्रोजन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगी, कुछ खराब हो जाएगा कुछ। तो वो है आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल, क्योंकि हमें इसे मार्कोनिकोव रूल से डिफरेंट करना है, ऑपोजिट करना है। तो मार्कोनिकोव क्या था, नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एंटी मार्कोनिकोव क्या हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन विद more hydrogen. मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अभी भी नेगेटिव पॉजिटिव वही रहेगा, बट अगेन रिएक्शन को तो पता होना चाहिए ना कि आपको मार्कोनिकोव कराना है कि एंटी मार्कोनिकोव कराना है। आपने तो एल्कीन प्लस HBr लिख दिया, तो रिएक्शन को क्या पता कि आप उसको मार्कोनिकोव रूल फॉलो कराना चाहते हो कि एंटी मार्कोनिकोव। तो उसके लिए
हमारे पास एक मैंडेटरी कंडीशन थी कि अगर आप एल्कीन्स में पेरोक्साइड डालते हो, ये जो कंपाउंड आपके सामने है, दिस इज नोन एज बेंजोइल पेरोक्साइड, इसकी जगह पे आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी डाल सकते हो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज H2O2, या फिर आप बेंजोइल पेरोक्साइड डाल सकते हो विच इज C6H5CO होल ट्वाइस O2, या फिर आप सिंपली OH नेगेटिव और ट्वाइस लिख सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप H2O2 को ब्रेक करते हो ना तो वो 2OH माइनस में ब्रेक होता है। सो अल्टीमेटली दिस कैन ऑल्सो बी रिटन। सो आप इन तीनों में से अगर कुछ भी लिखा है या सिर्फ वर्ड्स में पेरोक्साइड लिखा है तो आपको समझ जाना है कि आपको एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करना है। एंड एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम will go to the carbon with more number of hydrogen. So you can clearly see now the compound form is 1-bromopropane, which is opposite to the one which was being formed by Markovnikov rule. Now इसका भी मैकेनिज्म है। अब पेरोक्साइड जो होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करता है, यानी होमोलिटिक क्लीवेज करता है। जैसे आपका अभी तक हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो रहा था, H+ और Br नेगेटिव था, पेरोक्साइड से हमें होमोलिटिक क्लीवेज मिलता है। आप पेरोक्साइड का क्लीवेज समझिए, ये R आपका बेंजोइल पेरोक्साइड भी हो सकता है और H भी हो सकता है। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब आप लेते हैं तो वो कुछ इस टाइप का होता है, तो इसलिए इन जनरल में उसको R लिख दिया गया है। आपकी बुक में ये C6H5CO होल ट्वाइस O2 लिखा होगा। इन एनी केस जब आप उसे ब्रेक करते हैं तो वो यहाँ बीच में से ब्रेक होगा एंड अल्टीमेटली आपको फ्री रेडिकल फॉर्मेशन मिलेगी। ये फ्री रेडिकल अब एल्कीन्स पर अटैक करेंगे, पर एल्कीन्स पे अटैक डायरेक्टली नहीं करेंगे, ये एल्कीन्स पे अटैक करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ फ्री रेडिकल। तो दे फर्स्ट अटैक ऑन दिस HBr। प्रीवियस रिएक्शन में HBr ब्रेक हो रहा था H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। अब जब ब्रेकेज होगा तो वो ROH यानी अल्कोहल बनाएगा और Br डॉट बाहर हो जाएगा। सो ये आपका फ्री रेडिकल जेनरेशन हुआ है। इनिशिएशन, इफ यू रिमेंबर हमने एल्केन्स में भी किया था, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। व्हेन यू डू दैट, आपका जो ये Br डॉट है ये अब एल्कीन पे अटैक कर रहा है। ये जब एल्कीन पे अटैक करेगा तो एक बार ये इस पर अटैक करेगा, एक बार ये इस पर अटैक करेगा। ओके, जब ये इस पर अटैक करता है, Br इस पर अटैक करता है तो फ्री रेडिकल इस पर आता है, और जब Br इस पर अटैक करता है लाइक दिस तो फ्री रेडिकल इधर आता है। अब अगेन आप फ्री रेडिकल के रेफरेंस में प्राइमरी सेकेंडरी देखेंगे तो ये आपका सेकेंडरी बन रहा है विच इज मोर स्टेबल। Just like carbocation, free radical bhi secondary free radical is more stable, and as a result we will choose this and we will make it react with HBr. Ultimately H attaches itself here and free radical Br dot comes out. एंड उसके बाद आपको खत्म करना है इसको, तो ये Br डॉट को आप फाइनली ROBr या किसी और के साथ भी रिएक्ट कर दो तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। आपको पता है फ्री रेडिकल में ये 3 मेथड्स होते हैं, तो आपको टर्मिनेट उसको करना पड़ता है, अपने आप रिएक्शन टर्मिनेट नहीं होती, क्योंकि once it initiates it keeps on propagating, and that is why ozone effect, greenhouse effect is very very problematic for us। क्योंकि जब तक हम कुछ ऐसा नहीं करते कि ओजोन डिप्लीशन टर्मिनेट ना हो तब तक वो ओजोन डिप्लीट करता रहेगा, बिकॉज ओजोन भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में होता है। तो इसीलिए कोई भी चीज जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो कर रही है वो हमारे लिए हार्मफुल है। जब तक भी आप उसको टर्मिनेट नहीं करते तब तक वो प्रॉब्लम देती है। एंड पेरोक्साइड इफेक्ट से मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस और अभी सुनाऊंगी, बट पहले ये वाला चीज कर लेते हैं। सो द सेकंड फ्री रेडिकल ऑब्टेन्ड एंड द मैकेनिज्म इज मोर स्टेबल, वो मैंने आपको समझा दिया, एंड अल्टीमेटली 1-bromopropane इज द मेजर प्रोडक्ट। इसी पेरोक्साइड पे आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाती हूँ। दिस वाज वेरी लॉन्ग बैक और ये रियल स्टोरी है, एंड I was that time teaching in Akash. I was a young teacher then, maybe some age 22, 23 maybe.
And these boys and girls were of the surrounding, vicinity schools and all of those schools. तो बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे आते थे। उस लक्ष्मी नगर में था तो डीएवी श्रेष्ठा विहार को पढ़ाया मैंने, डीएवी दयानंद विहार के स्टूडेंट्स पढ़ाया, एल्कॉन इंटरनेशनल पढ़ाया है, एल्कॉन पब्लिक पढ़ाया है। सो ये सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स आते थे। एंड once there was this school, I'll not name the school, and बॉयज जो होते हैं स्कूल्स में वो बहुत नॉटी होते हैं, और लैब तो उनको ऐसा लगता है कि बस सबसे ज्यादा जो बदमाशी करने की जगह अगर उनके पास है तो वो लैब्स में है। तो मैंने यही पेरोक्साइड इफेक्ट पढ़ाया, एंड आई वाज एक्चुअली टेलिंग, मैंने आप लोगों को तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो हाइड्रोजन में कराया नहीं क्योंकि वो डिलीट हो गया इस साल, पर उस साल हमने कराया था। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीचिंग रिएजेंट होता है और कैसे वो ब्लीच करता है, तो उनको ये चीजें समझाई। फिर ये ऑर्गेनिक रिएक्शन में पेरोक्साइड इफेक्ट समझाया। तो दिस वन ऑफ दिस स्कूल उस टाइम पे, क्योंकि दिस इज लॉन्ग बैक, अराउंड 10 और 11 years बैक, तो तब लैब में इतना ज्यादा सिक्योरिटी वगैरह का इशू नहीं होता था, एंड केमिकल्स एंड एसिड्स वगैरह ऐसे नॉर्मली रखे जाते थे। अब तो इट्स कंपलसरी कि हम उन्हें सेपरेट रखें विद एसिड्स अटैक एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, so we have to be extra cautious. They found this hydrogen peroxide bottle in the lab, and क्योंकि मैं यंग थी तो ऑफ कोर्स होता है ना कि कोई टीचर यंग आती है तो स्टूडेंट्स में ये चीज होती है कि यार चेक तो करें हमारी टीचर को कुछ आता जाता भी है कि नहीं है, ऐसे ही बस बातें बना रही है और बोल रही है। तो they actually wanted to verify what I explained to them, and they went to the lab, और उन्होंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखा। उन्होंने कहा मैम ने बोला था ये ब्लीच करता है, तो हम एक बार ट्राई करके देखते हैं कि ये ब्लीच कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड द लैब असिस्टेंट वाज नॉट अवेलेबल, तो उन्होंने अपना कबर्ड खोला और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अपने हाथ में लगा के देखा। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो ब्लीच करता है, तो आपकी स्किन में अगर कोई टैनिंग वगैरह हो रखी है तो वो उसको रिमूव कर देता है। तो इफ योर मदर्स ऑल्सो गो फॉर सम मैनिक्योर पेडिक्योर, तो वो लोग वहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं, पर उनका हाइड्रोजन पेरोक्साइड थोड़ा डाइल्यूट होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड केमिस्ट की शॉप में भी बहुत इजीली मिलता है, पर वो डाइल्यूट होता है। जो हमारे पास लैब में होता है वो क्योंकि लैब रिएजेंट होता है इसलिए वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो उसने एकदम से वहां पे वो स्किन ब्लीच करके उनको दे दी। Now boys, this was the time when dark handsome boys का ट्रेंड नहीं था, and boys used to be fair skinned. ये वो वाला टाइम था 10-11 साल पहले ना, लड़कों को गोरा चिट्टा देखना चाहती थी लड़कियां, तो दे यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी एंड दे वर लाइक यार हम तो बड़े गोरे गोरे हो गए, एंड दे वर वेरी हैप्पी। अभी तो आजकल तो गर्ल्स प्रेफर कि थोड़े डार्क हैंडसम बॉयज होंगे तो ठीक है, दे लाइक इट दैट वे। तो उनको बड़ा मजा आया, उन्होंने 1 2 3 4 करके सारा जो पूरा झुंड था लड़कों का, जो गैंग था, उन्होंने सबने हाथ पांव में लगा लिया, एंड दे वर वेरी हैप्पी। एंड दे वेंट टू द क्लास आल्सो, एंड दे सेड कि ना लड़कियों को कि देखो हमने जो है वो जस्ट अ मिनट, देयर इज अ मैसेज ऑन दिस थिंग, ओके या सो उन्होंने लड़कियों को दिखाया। अब लड़कों को गोरा होने का है तो लड़कियों को तो हर जनरेशन में लड़कियों को गोरा दिखना है, उनको तो ये चाहिए कि दे बिकम फेयर स्किन एंड वेरी ब्यूटीफुल। एंड 11th-12th में तो वैसे भी आप लोग तो गर्ल्स स्कूल में हो, बट आई एम श्योर यू गो टू इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल, बट जो कोएड स्कूल में होता है वहाँ इस चीज को लेके बहुत taboo है। एंड girls always dress up properly because they are supposed to meet boys, and boys also dress up nicely, and they will sit ऐसे elegantly because they have to show कि हम बहुत अच्छे हैं, and वो सब रहता है, वो टीनेज इश्यूज है। तो उन्होंने लड़कियों को भी दिखाया, देखा हम तो तुमसे भी ज्यादा गोरे लग रहे हैं, एंड लड़कियां तो दे वांट, उनको तो ये है कि कोई भी मार्केट में न्यू फेयरनेस क्रीम आई तो भैया हमने तो यूज करनी है। तो दे वर वेरी हैप्पी, सो दे टुक द बॉयज आल्सो अलोंग, एंड दे सेड हमें भी दिखाओ तुमने क्या किया, हमें भी करना है। और भैया वो तो पूरी 2.5 लीटर की बॉटल आती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, जो हमारी लैब रिएजेंट होती है, और वो पूरी बॉटल इन बच्चों ने खत्म कर दी, एंड इधर लगा उधर लगा उधर लगा। हमारी मनीषा मैम ने हमें बताया था, और उन्होंने हमें बोला था ऐसा करोगे तो तुम ये ब्लीच कर देगा, देखो हम तो ब्लीच हो गए। और उस टाइम पे लड़कियां इतना ज्यादा फैशन वैशन पे नहीं जाती थी, तो मतलब इतना पार्लर वार्लर ट्रेंड नहीं था, तो बड़े खुश कि भैया कहीं जाना नहीं पड़ा, कुछ नहीं, और हम गोरे हो गए। And in the evening I had the class. I used to take the late batch, मेरा 6-7 वाला बैच होता था और MWF वाला बैच था, तो मैं मिली तो
these 3-4 बॉयज जो साथ में स्कूल में भी जाते थे और कोचिंग में भी थे, सिर्फ वो मेरे पास आए, बाकी तो मैं नहीं जानती थी। बाकी तो उन्होंने ज्ञान का प्रसारण किया कि एक को पता चला तो भैया सारी दुनिया को बता दो। मैम मेरे को बोलते हैं, मैम आपको आज हम कुछ डिफरेंट नहीं लग रहे? तो मुझे लगा कि कुछ होगा या ना, तो मैंने नॉर्मली पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, कुछ बर्थडे वर्डे है, कुछ करा है क्या? अच्छा, उस टाइम पे जॉन अब्राहम का बहुत फैशन था, तो जॉन अब्राहम की तरह वो हेयर कट कराना, जॉन अब्राहम की तरह लुक्स रखना बड़ा ट्रेंडिंग था। तो मैंने कहा कि क्या हुआ? तो कहते हैं आपने बोला था ना, हमने आपको चेक किया और आपकी नॉलेज तो बिल्कुल परफेक्ट निकली, देखो हमने तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड पूरे में लगा दिया। अब अल्टीमेटली क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड अंडरगोज फ्री रेडिकल रिएक्शन। ना एवरी टाइम दे आर यूजिंग सम सोप ऑन देयर स्किन, व्हाट हैपेंस? सोप जो है वो आपका बेस है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन करता है। नाउ बेस एक्टिवेट्स द फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, एंड सो वो जितनी बार भी अगर सोप यूज करेंगे, तो जितनी बार भी वो अपनी बॉडी में से यूज करेंगे, तो इट्स गोइंग टू trouble them, so it the reaction happens, that's how the things are। इसीलिए जब आप मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हैं तो आई एम श्योर एक बार पूछना मम्मी से, तो आपके पार्लर या सैलून वाले वो बोलते हैं कि अभी एक दिन तक आप इस पे साबुन मत लगाना, एक दिन तक आप इसमें कुछ मत करना। हैज एनीवन यूज्ड द प्रोडक्ट एंड हर्ड दैट द सैलून पर्सन टोल्ड यू नॉट टू यूज सोप? या सो सोप नहीं यूज करना होता। अब उसका केमिकल रिएक्शन ये होता है कि केमिकल रिएक्शन होती है, इसलिए सोप यूज नहीं करना है। अब वो तो सारों ने यहाँ पे हाथ वाथ और अंदर वंदर भी कहीं डाला हो तो मैं कह नहीं सकती, पर उन्होंने जहाँ पे मुझे दिखाया सब गोरा गोरा गोरा, एंड यू नो द पेरेंट्स आल्सो डिड नॉट ऑब्जर्व। और लड़कों ने जब अपनी दाढ़ी वाड़ी पे भी लगाया और आईब्रो में, तो वो भी ब्राउन हो गई, बिकॉज दैट ऑल्सो अंडरवेंट यू नो ब्लीच, वो ब्लीच हो गई। तो पेरेंट्स डिड नॉट ऑब्जर्व इट, एंड यू नो दे, क्योंकि थोड़ा हाई क्लास फैमिली, तो पेरेंट्स इधर उधर जॉब वॉब में भी होंगे, कहीं बिजनेस में, तो उन्होंने बच्चे आए सो गए, शाम को कोचिंग आ गए, तो मैं नहीं देखा। आई वाज लाइक भैया आप 2 दिन तक नहाना मत, 2 दिन तक कुछ करना मत, वरना तुम्हारी रिएक्शन पे यू नो विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर स्किन, मे बी बहुत सारे ब्लिस्टर्स वगैरह भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ना स्किन कैसी है, सेंसिटिव तो नहीं है या वो सब नहीं है। एंड देन आई वाज लाइक किसी और ने भी यूज किया? हाँ मैम हमने तो लड़कियों को भी यूज करा दिया। देन आई सेड कि अच्छा उनको फोन करके बोल सकते हो कि वो भी ऐसा करे। तो उस टाइम पे वो नोकिया 6210 और वो बहुत पुराने पुराने छोटे छोटे फोन ही चलते थे, तो उससे वो एक एक को टेक्स्ट मैसेज करके बोला गया। अच्छा इन बच्चों के पास उस टाइम पे भी मोबाइल फोन्स होते थे, तो उन्होंने फोन कर करके बोला कि भाई वो मत यूज करना, वो मत यूज करना। वो आता था एक क्या बोलते थे उसको, एक पेजर, पेजर आता था, तो बच्चों के पास पेजर्स थे, तो उन्होंने पेजर पे मैसेज करके बोला कि डोंट यूज सोप ऑन योर स्किन, डोंट यूज सोप ऑन योर स्किन, ऐसे ऐसे करके उन्होंने सब बच्चों को बोला। तीसरे दिन में जब हमारी क्लास हुई, मंडे वेंसडे फ्राइडे था, तो मंडे हो गया, देन फ्राइडे वेंसडे हो गया, देन फ्राइडे जब आए, देन सम ऑफ देम हैड स्टिल नॉट टेकन बाथ एंड दे वर लाइक मैम हम अभी भी नहीं नहाया, अब हम नहा सकते हैं? तब इट्स लाइक ओके अब तो तुम नहा सकते हो। सो दिस इज द फनी इंसिडेंट्स वेयर यू नो जो टीनेज में बच्चे करती है, एंड दे आर लाइक यू नो जस्ट टू चेक टीचर्स वेदर देयर टीचर्स आर एफिशिएंट और नॉट, एंड telling their teachers, confirming what they have taught, and this is how they did. So ये long back story है, और अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे टच में हैं, एंड 2 of them have moved to Dubai, 1 of them has got married, 1 of them is an architect. In fact अभी recently मेरे घर का काम था तो मैंने उसको ही कांटेक्ट किया था, तो वो अभी भी मुझे बोल रही थी कि मैम यू रिमेम्बर वी डिड समथिंग लाइक दिस दैट देन। तो आई एम स्टिल इन टच विद दोज किड्स, एंड मैं को अभी भी जब हर साल मैं ये पढ़ाती हूँ और हर साल मुझे ये इंसिडेंट्स याद आता है, और मैं हर साल इसे अपने बैच के साथ शेयर करती हूँ, जस्ट टू मेक यू अवेयर कि लैब में पड़ी हुई हर चीज आपके पर्सनल यूज के लिए नहीं होती है, और हर चीज यू नो व्हेन टीचर टेल्स यू वो वेरीफाई या कंफर्म करने के लिए नहीं होती है। सो आई होप यू लाइक दिस एंटायर इंसिडेंट्स। पता नहीं आप लोगों को हंसी आई या नहीं, पर मुझे याद करते हुए बहुत हंसी आई। So that Yes, ma'am, it is funny. Yes, and ma'am, you it know was funny, ma'am. every year it's something like you know as a teacher every year there are some incidences जो आपको ना बहुत टच करते हैं, and you can't forget that. So it is one of those incidents. तो हर साल होता है ऐसा। लास्ट टू लास्ट ईयर जिज्ञासा के बैच में ना एक वो बच्ची है रबीनूर, इफ सम ऑफ यू नो, मुझे बहुत प्यार करती है वो, तो अभी कभी भी वो आती है तो मुझसे जरूर मिलती है, और मतलब ऐसे है। तो उसने ना परफ्यूम्स बनाए
इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनाना होता है क्लास 12th में, उसने परफ्यूम्स बनाए, बहुत मेहनत करी उस लड़की ने, मतलब इतनी मेहनत की, छोटी छोटी बॉटल्स परफ्यूम के लिए ढूंढ कर लाई और उसके लेबल्स को स्पेशली डिजाइन किया उसने, परमानेंट वो कलर्ड प्रिंट आउट निकाल के ब्रांड नेम बनाया उसके, पूरा जैसे जैसे कमर्शियल स्लिप होती है वैसे ही बनाई, कंटेंट दिस 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 डन बाय यू नो रवि नूर, अपनी कंपनी का नाम और वो सब, मतलब इट वाज जस्ट लाइक कि वो एक कमर्शियल पैकेट है। और वो अभी भी मेरी लैब में है। और उसने इतना मतलब तैयारी करी क्योंकि दिल से वो बनाया, तो द एग्जामिनर शी वाज सो हैप्पी, उसने उसको तभी बोल दिया, हालांकि एग्जामिनर्स ऐसे बोलते नहीं है, पर उसने तभी बोल दिया कि आई एम गोइंग टू गिव यू ना 30/30। एंड भैया रवि नूर तो उसके बाद शी वाज ऑन क्लाउड 9 एंड शी कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग एंड शी वाज लाइक मेरे को तो 30/30 एंड दैट ईयर and everyone was like, whoever heard Ravi Noor got 30, Ravi Noor got 30, and they were like, yaar Ravi Noor ko 30 mil gaya. And of course when you have students like Vishruta, Jigyasa and all of those जिनका पता नहीं कि उनको 30 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, and teacher is so impressed with Ravi Noor and telling her that I'm giving you 30 is definitely a, you know, something very very important. So they were like बाप रे इतनी खुश। तो हर साल ऐसा कुछ इंसिडेंस होता है जो आपको ना जिंदगी भर के लिए याद रहता है। और जॉय सर रवि नूर को बाप रे हर क्लास में डांटते थे, और जिस दिन उसको 30/30 मिला उसके बाद वो जब जब हमारी लैब में आई, जॉय सर बोले What did you tell the examiner? Why did she give you 30? Why? वो हमेशा यही क्वेश्चन पूछे। और उसके बाद से रवि नूर ने जितनी टेस्ट ट्यूब्स तोड़ी, जॉय सर ने उसको एक बार भी कुछ नहीं बोला, बिकॉज ही वाज सो इम्प्रेस्ड कि भैया मैं इसके पीछे पढ़ा रहा और ये तो 30/30 ले आई। तो आई स्टिल रिमेम्बर, मैं जॉय सर के साथ वो इंसिडेंट शेयर कर रही थी, तो जॉय सर वाज यू नो लाफिंग एंड स्माइलिंग ईयर टू ईयर कि हाँ मैम देखो कैसे उसको 30/30 मिला था। So there are always some such incidents which you know make our day. Okay, then next we have is addition of sulfuric acid. I think this incident was some kind of थोड़ा relaxing for you. तो अब थोड़ा सा 2-3 reactions बची हैं वो खत्म कर लेते हैं so that this topic gets over. So we have addition of sulfuric acid. Sulfuric acid का structure ऐसा होता है, क्लास 12th में आप इस structure को डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी मैं आपको स्ट्रक्चर डिटेल में नहीं करा रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज द स्ट्रक्चर। H2SO4 होता है, वेयर दिस इज द थिंग। नाउ अगेन दिस H2SO4 if you see it gets divided into a negative part and a positive part. So if you remove this H plus, rest entire thing that you see is negative. So precisely अगर मुझे लिखना हो तो it's OSO3H, इसको हम लिखते हैं OSO3H। O आगे इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन की बॉन्डिंग होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव बॉन्डिंग होती है, एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, इसीलिए OSO3H होता है। तो ये तीन को आप कंबाइन करके लिख सकते हो, और बाकी जो दूसरा H पॉजिटिव है दैट गोज टू द this part. So negative part goes to the carbon with less number of hydrogen following the Markovnikov rule. By chance अगर arrow के ऊपर peroxide लिखा होता तो ये चीज उल्टी हो गई होती, negative part would have gone to this carbon and the positive part would have gone to the another carbon. That's how the reaction is. This is the addition of sulfuric acid. Similarly, we have addition of water. Water also breaks up as H positive and OH negative. So the negative part will go to the carbon with less number of hydrogen. So the negative part goes to the carbon with less number of hydrogen, and so this is the major product and this is the minor product. So once you know addition का reaction तो आपको समझ आ जाता है। अगर H2 है, X2 है, सिंपल है, एक हाइड्रोजन एक पे, एक X एक पे, कंप्लीट हो गया। पर किसी भी ऐसे रिएजेंट को आप एडेंडम को डाल रहे हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक हो सकता है, जैसे आपका HBr, आपका सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर, तो नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन। बाय डिफॉल्ट इट इज गोइंग टू फॉलो Markovnikov. बाय डिफॉल्ट इट इज गोइंग टू फॉलो Markovnikov. Only if it's written H2O2 or peroxide or benzoyl peroxide, then only the opposite will happen. Next we have is oxidation, in which we take this CH2O and ultimately we do it in the presence of water. So ये रिएक्शन भी सिंपल है, इसमें आपको आंख बंद करके अगर ऑक्सीडेशन है और यहाँ KMNO4 एरो पे डला हुआ दिख रहा है तो आपको दोनों कार्बन पे OH OH लगा देना है बस,
और वो OH इसलिए लगा देना है क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है। तो जब ऑक्सीडेशन होती है तो हमें विसिनल ग्लाइकॉल्स मिलते हैं। जब ये दोनों OH बाजू बाजू में होते हैं तो वो अल्कोहल नहीं होते, वो ग्लाइकॉल बन जाते हैं। सो विसिनल ग्लाइकॉल्स हम इन्हें बोलते हैं। तो जैसे ही आपको दिखे कि अल्कीन है और KMNO4 डला हुआ है, बस OH दोनों कार्बन पे लगा दो और विसिनल ग्लाइकॉल बना दो। दिस इज अगेन अनदर रिएक्शन। सो हियर ऑल्सो ये थोड़ा सा जैसे मैंने आपको ऑक्सीडेशन बताया था, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ये उसी तरीके का है। तो जब हम जो KMNO4 है वो ज्यादा क्वांटिटी में डालते हैं या एसिडिक डालते हैं, तब फिर हमें कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। यहाँ पर हम सिंपल KMNO4 डाल रहे हैं, तो इसलिए KMNO4 डालने की वजह से हमारा ग्लाइकॉल बनता है। बट अदरवाइज अगर एसिडिक है तो लिखा जाएगा, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि आपकी बुक में ये सारा कंटेंट नहीं है, इट्स मेजरली ओनली दिस, सो दैट इज व्हाई आई हैव गिवन। बट एंट्रेंस में नीट वगैरह में वो ये पूछते हैं, सो इसीलिए आई थॉट कि आपको बताना चाहिए। लास्ट इज द ओजोनोलिसिस व्हिच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझाने के लिए ना मैं आई विल टेल यू अ ट्रिक। जब भी आपको एल्कीन मिले, आपको एल्कीन के ऊपर ना एक झोपड़ी बनानी है। झोपड़ी कैसे बनेगी? ये वाली रिएक्शन ना कॉपीड है, सो आप इसकी झोपड़ी मत देखना, आप मेरी झोपड़ी देखना। तो मैं ये झोपड़ी यहाँ बना रही हूँ। जिस भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, आप उसके पास एक झोपड़ी बनाओगे। ये वही झोपड़ी है जो आपने अपने बचपन में आई एम श्योर सीनरी में ऐसी झोपड़ी बनाई होगी। बनाई है ना ऐसी झोपड़ी? सबने बनाई है। वो पेंटिंग बनाई है, ऐसे 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 माउंटेन होता था, यहाँ से एक सन निकल के आता था, उसकी रेज होती थी, फिर इधर से एक नदियां आती थी, ऐसे ये वाली ड्राइंग हम सब ने बनाई है ना? तो बस ये झोपड़ी का ये हिस्सा आपने बनाना है। दिस वन यू हैव टू मेक। ओके, वंस यू मेक दिस, क्योंकि ये ओजोन है, ओजोन में 3 ऑक्सीजन होते हैं, ये झोपड़ी आपको बनानी है। और उसके बाद जो सफोला वाली एड में वो लड़की का फिगर दिखाते हैं ना, वो बनाना है। समझ आ गया? समझ आ गया? हाँ, वो लड़की का फिगर बनाना है। बना रही हूँ मैं, रुक जाओ एक, मेरा ये स्लिप हो गया। वो लड़की का जब आप फिगर बनाओगे तो वो एक तो ये आएगा और एक ये आएगा। वो सफोला वाले ऐड में बोलते हैं कि आपका फिगर ऐसे हो जाएगा। तो ये जो भी आया ना इस तरफ, वो इसका हो गया। तो आपके पास इस तरफ क्या आया? CH3CHO, तो CH3CHO। इस तरफ क्या आया? CH2O। अब ये डबल बॉन्ड क्यों लगाया? क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी बैलेंस करनी है। तो अगर आप CH3CO रखते हो तो ये कार्बन टेट्रावैलेंट नहीं होता है, तो इसलिए इसको डबल बॉन्ड कर देंगे। तो वो डबल बॉन्ड आप अपनी मर्जी से लगा दो, बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड आप लगा दो। एंड दिस इज हाउ द ओजोनोलिसिस हैपेंस। सो आपको ऐसे झोपड़ी बनानी है, सफोला वाली गर्ल बनानी है। अब इस वाले को भी देख लो, बात वही है। ये झोपड़ी बना दी, सफोला वाली लड़की बना दी, ये सारा एक साथ चला गया, ये सारा एक साथ चला गया। और जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है वो तो आपको पता है, वो तो फ्री रेडिकल बनता है, तो वो तो आसमान में उड़ गया ओजोन डिप्लीशन करने के लिए, तो वो चला गया। सो दिस इज हाउ ओजोनोलिसिस हैपेंस। And then we have polymerization where one particular compound keeps on adding बार-बार, जैसे मैं कल समझा रही थी, एक क्लोथ पैक पे एक और डालते गए तो चेन बढ़ती चली गई। तो पॉलीमराइजेशन हम डिटेल में क्लास 12th में पढ़ेंगे, इसलिए इसके ऊपर आपकी बुक में ज्यादा रिसर्च नहीं हो रखा है। सिर्फ एक रिएक्शन दे रखा है कि एक इथीन कंपाउंड के साथ जब आप एक इथीन, दूसरा इथीन, तीसरा इथीन जोड़ते चले जाओगे तो क्या मिलेगा? पॉलीइथीन। तो जो प्लास्टिक बैग हमारी स्कूल्स में, हमारे सिटी में बैन है, वो बेसिकली पॉलीइथीन होता है। हम उसे पॉलीथीन करते हैं, और जब हम लिखते हैं तो हम उसे नॉर्मली लिखते भी ऐसे हैं, पॉलीथीन लिखते हैं, बट वो होता पॉलीइथीन है, क्योंकि वो बहुत सारे इथेन कंपाउंड्स को जोड़ जोड़ के बनता है। सो दैट इज व्हाट द पॉलीमराइजेशन इज। तो बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं, हमारी तो जिंदगी आजकल पॉलीमर बेस्ड हो गई है, राइट फ्रॉम योर पर्दाज, I mean curtains, आपकी bottles that you are using, your bags that you are using, the pouches that you are using, all these things are polymers. The chair probably you are sitting on, the mattress that you are sitting on must be of polythene. If it's the latest one, it must be polythene. So all of those things are polymer based, and that's how the alkenes are. So we finish alkynes here. It's 12:48 also, and I think I should go back to my meeting. Many of them have already started.
Thank you, ma'am. Yeah, so it's all for today and we will meet on Monday 8 o'clock एंड अकॉर्डिंगली आई विल सी कि मुझे एक 26 को लेना है आपका क्लास, तो मंडे अगर हम रखते हैं तो हमारा एल्काइंस खत्म हो जाएगा और एक 26 को रिपब्लिक डे वाले दिन भी आई एम थिंकिंग कि मैं क्लास रख लूँ, तो उस दिन रखूंगी तो बेंजीन खत्म हो जाएगा। देन आई हैव 27, 28 को मैं आपका वो वाला ले लूंगी इंग्लिश वाला पीरियड जो है, तो 27, 28, 29, 30, तो वो 4 दिन में मेरा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सो आई थिंक आई विल बी एबल टू फिनिश इक्विलिब्रियम ऑल्सो, बट जस्ट कोऑपरेट विद मी। मुझे बस वो इंग्लिश का पीरियड नेक्स्ट थर्सडे वाला चाहिए और एक मुझे ये वाला रिपब्लिक डे पे आप मुझे कोई एक डेढ़ घंटे की क्लास आप मुझे दे देंगे, तो बस मेरे लिए उतना मोर देन सफिशिएंट होगा। आपका कोई क्लास है, कुछ है, मतलब कोई और टीचर ले रहा है, तो मैं रिपब्लिक डे वाले दिन आपका मॉरल साइंस वाला स्लॉट ही ले लूंगी। अदरवाइज अगर आप मॉर्निंग में कोई देना चाहेंगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कर देना विच वन वुड यू प्रेफर एंड अकॉर्डिंगली। अगर प्रेफरेंस बेस्ड हमारी सेट नहीं होती है तो फिर मैं अपनी मनमर्जी से लूंगी, तो इसलिए बेटर यही है कि आप लोग मेरे को सजेस्ट कर दीजिए। आई डोंट थिंक आप लोग को उस दिन कहीं जाना होगा, लाइक अपॉइंटमेंट, डॉक्टर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती बिकॉज रिपब्लिक डे है, मेजर ऑफ द थिंग्स आर क्लोज, तो वो नहीं हो सकता है, बट स्टिल इफ देयर इज एनीथिंग देन यू मे मैसेज मी एंड अकॉर्डिंगली आई विल थिंक, ठीक है। एंड मैसेज ग्रुप में करना, क्लास ग्रुप में करना, ताकि अदर्स आल्सो नो व्हाट इज द इश्यू। सो कि एक रिपब्लिक डे वाले दिन मुझे क्लास लेनी ही है, शाम के 6 बजे भी बोलोगे तो भी आई कैन टेक, सुबह का 8 बजे भी बोलोगे तो भी आई कैन टेक, बट आई हैव टू टेक 1.5 hour क्लास ऑन रिपब्लिक डे। इज दैट ओके? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, happy weekend. अच्छा, बाय द वे तुम लोगों का वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसकी इंस्टीट्यूट की? मैम कौन से? Yes, ma'am. अच्छा, ओके, तो बट वो हाफ उसके खत्म नहीं होती है क्या? मैम सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ। अच्छा, अब अरुणिमा ने ये जीएसटी क्यों शुरू किया? मैम पता नहीं होगा उनको। अच्छा ठीक है, ओके चलो। Thank you, ma'am. खत्म।